असलामुअलैकुम नाज़रीन, तुसी वेंदे पे हो पिंडां दी तलीम। जिवें कि तुहानू पता है कि साडी दिया स्कॉलरशिप दी सीरीज़ चल रही है और आज उस सीरीज़ दी तीसरी वीडियो है और सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज दी है, क्योंकि आज दी इस वीडियो विच आपां वो तरीका तुहाडे नाल शेयर करना कि जिस तरीके नाल तुसी अप्लाई करना दिया स्कॉलरशिप। मसलन एक स्टूडेंट है और दिया स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है तो वो किस तरीके नाल अप्लाई कर सकता है, वो मैथड और प्रोसैस उस तरीका आज दी इस वीडियो में तुहाडे नाल शेयर किया जासी। चलने हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वेखने हैं किस तरीके नाल अप्लाई करना है। के लिए आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है अप्लाई दिया स्कॉलरशिप। तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये पहली जो वेबसाइट आपके पास है ये इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है तो इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म आप लोगों ने इसको फिलअप करना है। अब मैं फॉर्म के बारे में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह आप लोगों ने ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप इस तरह फॉर्म फिलअप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर लग जाएगी। तो सबसे पहले ये नेम है, तो नेम की जगह पर आप लोगों ने अपना नेम लिखना है और करेक्ट स्पेलिंग लिखने जो आपकी मैट्रिक की सनद पे या रिजल्ट कार्ड पे लिखे हुए हैं। इसी तरह नीचे CNIC नंबर है तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC नंबर देना है और डैश के साथ देना है। मतलब ये जो डैश लगी हुई ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी डैश लगी हुई तो उसी तरह डैश के साथ देना है। उसके बाद नीचे फादर नेम अपने अब्बू का नाम लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद उनका आप लोगों ने CNIC लिखना है। उसके बाद नीचे मदर नेम है ये आप लोगों ने लिखना है और उसके बाद मदर का CNIC मतलब अम्मी का नाम लिखना है और अम्मी का CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद जेंडर आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट करनी है, अगर मेल है तो ठीक है, अगर फीमेल है तो यहाँ से आप फीमेल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट सिटी मतलब आपका ज़िला या आपका शहर कौन सा है तो यहाँ पे आप लोगों ने उसका नेम लिखना है। मतलब लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है, मतलब आपने अपनी ईमेल कोई बना कर रखी होगी ईमेल आईडी, वो आप लोगों ने देनी है। उसके नीचे है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आप लिख नहीं सकेंगे इस तरह, मतलब ये 2023 है तो इस तरह आप पीछे चलते जाएंगे। तो अब ये देखें ये अक्टूबर 2021 आ गया है, तो अगर अक्टूबर 2021 की किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मैं तो सपोज कर रहा हूँ 11 अक्टूबर है, तो वो 11 पे क्लिक करके यहाँ से सेट कर देगा। तो ये 11 अक्टूबर 2021 उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, वैसे ये नहीं हो मतलब आप लिख नहीं सकेंगे, यहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं तो आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ। फॉर्म मैंने तो अपना फिलअप पहले ही कर लिया था और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कॉलरशिप मिल गई और अब इसकी दूसरी किस्त भी आने वाली है। उसके नीचे है एप्लीकेंट स्टेटस, इन केस ऑफ ऑर्फन और डिसेबल यू हैव टू प्रोवाइड डेथ डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। अच्छा, इस बात का मतलब तो आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इस फॉर्म को जितना आप ज़्यादा फिलअप करेंगे उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने पड़ेंगे। मसलन अगर आप यतीम हैं तो आपके वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप डिसेबल हैं मतलब आपको कोई महरूमी है, आप किसी नेमत से महरूम है, तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो आपको लगाना पड़ेगा साथ डॉक्यूमेंट में। उसके बाद ये डिज़र्विंग है, मतलब आप डिज़र्व करते हैं, मतलब आप लो फैमिली से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो आप डिज़र्व करते हैं। ऑर्फन यतीम है, डिसेबल मतलब कोई खराबी है, डिसेबिलिटी है, मरूमी है किसी चीज़ से, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद उस मतलब उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मज़हब इस्लाम है या और कुछ भी है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑर्फन ओनली मेंशन ईयर ऑफ फादर डेथ, जो यतीम बच्चे सिर्फ, बाकी नहीं, जो सिर्फ यतीम बच्चे हैं वो यहाँ पर ईयर लिखेंगे, वो वाला साल लिखेंगे जिस साल उनके फादर की अब्बू की वफात हुई थी वो लिख देंगे। उसके नीचे वो अपना फ़ोन नंबर देंगे। इसके नीचे आर यू हाफिज़ कुरान, अगर आप हाफिज़ कुरान है तो येस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने येस पे क्लिक किया तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट इसका भी अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप कर देते हैं येस पे तो आपको इसके 5 नंबर अदाफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है, अगर आप नहीं हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। इसको आप यस ना भी करें नो भी कर दें तो बाकी चीज़ें अगर ठीक हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके नीचे है पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने घर का मुकम्मल पता लिखना है। फैमिली एड्रेस आपका वही है, वो भी आपने वही लिखना है और परमानेंट एड्रेस भी वही है। अब इसमें 2 फ़र्क है। एक चीज़ तो ये है पोस्टल एड्रेस मतलब आप
अब किस घर में रहते हैं, मतलब आप अगर गांव में रहते थे अब आप शहर में शिफ्ट हुए हैं तो आप पोस्टल एड्रेस में शहर का एड्रेस लिखेंगे, मतलब अपने घर का पता लिखेंगे। और परमानेंट एड्रेस है वो जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ तो वो आप लोगों ने लिखना है। अगर दोनों सेम है तो आप सेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात, आप ज़कात के एलिजिबल हैं, यस और नो। आपने यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप ये अपने जहन से निकाल दें कि आपको ये दिया स्कॉलरशिप मिलेगी। आप यहाँ पे यस करेंगे तो आगे वाला प्रोसीजर होना है। अगर आप नो कर देंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। नीचे है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप किसी चीज़ से महरूम हैं, मतलब खुदा न खासा आपकी टांग टूट गई तो आप यहाँ पे लिखेंगे मतलब टांग टूटी हुई। इसी तरह अगर आंख चली गई तो उसका आप जिक्र करेंगे, मतलब जो भी आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। और सिर्फ ये वही लोग करेंगे जो डिसेबल हैं, जो डिजर्व करते हैं या ऑर्फन हैं, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। नीचे है गार्डियन डिटेल्स, पुट फादर और मदर नेम इफ अलाइव और पर्सन बेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउस, मतलब गार्डियन नेम अगर तो आपके अब्बू जिंदा हैं तो वो लिखें, अगर अब्बू नहीं है अम्मी जिंदा हैं तो वो लिखें, अगर वो भी नहीं है तो फिर जो भी आपके अंकल मामू जो भी आपके मतलब जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका आप नाम लिखेंगे गार्डियन नेम, मतलब अपने सरपरस्त का नाम लिखेंगे। और नीचे उनका ही CNI से नंबर लिखना है, अगर अब्बू है तो उनका, अगर अम्मी है तो उनका, अगर कोई और है तो उनका आपने यहाँ पर CNI से नंबर लिख देना है। नीचे रिलेशन है तो यहाँ से आप अपना रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, अंकल है, ग्रैंडफादर है या अदर कोई भी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। गार्डियन फ़ोन उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद इनकम टाइप, उनकी इनकम टाइप कौन सी है, वो गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट मुलाजिम है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसी तरह सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉय और नॉन सैलरीड और पेंशनर। तो कोशिश करें आप नॉन सैलरीड को ही टिक करें ताकि उनकी सैलरी ना होगी तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही टिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। झूठ नहीं बोलना, सच के साथ आप लोगों ने ये स्कॉलरशिप लेनी है। अगर लेनी है तो जो भी है वो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे है गार्डियन मंथली इनकम, मतलब जो भी आपके सरपरस्त हैं उनकी मंथली इनकम कितनी है। तमाम सोर्सेज है, मतलब जो भी ज़राए हैं, चाहे कोई ज़मीन है, चाहे कोई जानवर रखे हुए हैं या कोई मुलाजिम है, जितने भी सोर्सेज हैं सब सोर्सेज से मिलाकर कुल जो आमदनी उनकी माहाना आमदनी है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। नीचे है गार्डियन ऑक्यूपेशन, मतलब वो करते क्या हैं, टीचर हैं, फार्मर हैं या मजदूर है, मतलब जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ पे उनका पेशा लिख देना है। उसके नीचे गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन, अगर है तो लिख दे, नहीं है तो इसको छोड़ दें। नीचे है गार्डियन जॉब, अगर ये है तो लिख दे, नहीं है तो इसको भी छोड़ दें। ठीक है, मतलब ये उसकी जॉब है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंदर जो उनकी जॉब है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। अगर है तो लिख दें, अगर गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो फिर जॉब कहाँ से होगी, तो दोनों आप छोड़ सकते हैं। उसके नीचे है करंट कोर्स डिटेल, उसके नीचे है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और एक बात यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या उससे भी कम लेवल के, और इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं और कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपको मैनुअली फिलअप करके उनके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। तो ऑनलाइन सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही फिलअप करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों की ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप अदर को सिलेक्ट करके नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम खुद ब खुद लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके नीचे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग, मतलब जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी का नेम फिर लिखेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ डिग्री कोर्स, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, तो ये BCom है, BEd, BSc, BTech, तो ये सारी लिखी हुई है। अगर आप जो डिग्री कर रहे हैं वो इसमें नहीं लिखी तो आप एनी अदर को सिलेक्ट करके नीचे अपनी डिग्री का नेम लिख देंगे। उसके नीचे है इफ सिलेक्ट अदर राइट कोर्स डिग्री, मतलब अगर आप वहाँ पे अदर को सिलेक्ट करते हैं, इनमें से कोई और आप यानी एनी अदर सिलेक्ट करते हैं तो उसका नेम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हेयर, यहाँ पे आप लोगों ने उसका नेम लिख देना है। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन, मतलब आपकी जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की वो किस तरीके से स्टार्ट हुई है, पहला सेमेस्टर कब से स्टार्ट हुआ वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिस तरह डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सिलेक्ट की थी सेम उसी तरह आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है विल कंप्लीट ऑन, मतलब ये जो है आपका डिग्री जो है जो आप डिग्री कर रहे हो वो कंप्लीट कब होगी, तो वो आप लोगों की 2 साल की है, 4 साल की है, जब की भी है
जितनी भी मुद्दत की है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी इसी तरह यहाँ से ही। तो उसके बाद नीचे है रजिस्ट्रेशन रोल नंबर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका तो वो आप लिख देंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है करंट सेमेस्टर या ईयर। अगर तो ईयर सिस्टम है तो आपका फर्स्ट मतलब पहला साल है तो आप पहला सिलेक्ट कर देंगे, अगर सेकंड है तो वो सिलेक्ट कर देंगे। और अगर करंट सेमेस्टर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आप देखें आपका सेमेस्टर कौन सा है, सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3, तो जो भी है आपका सेमेस्टर वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ईयर जो भी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद मोड ऑफ एडमिशन है, आपका एडमिशन किस बेस पे हुआ, ओपन मेरिट पे हुआ था, सेल्फ फाइनेंस पे हुआ था या रिजर्व सीट पर हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों का जिस बेस पे हुआ वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे और ओपन मेरिट पर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। उसके नीचे है इंटर जीपीए ऑफ सेमेस्टर 1 या ईयर 1। अगर तो आप पहले सेमेस्टर में हैं तो आपका तो ये आ ही नहीं होना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले साल में हैं तो आपका अभी रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ तो ये आपको फिर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में हैं और आपका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। और अशारिये में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर है ना 3 पॉइंट आपका 6 है तो ये 3.6 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 3.5 से ज़्यादा तो 4 कर दें और अगर 3.5 से कम है तो आप 3 कर दें, ठीक है। अगर 3 पॉइंट आपका 4 है तो आप 3 लिख दें, 3.4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में आपको फिर दोबारा से फिर उसे कट करना पड़ेगा, तो आप पहले इस तरह लिख दें। उसके बाद नीचे ये है, अगर आपके मज़ीद कोई सेमेस्टर या ईयर चल गए हैं तो आप वो लिख देंगे। अगर नहीं आपने अभी किए तो आपको ये सारे खाने फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। नीचे एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ पे आपकी मैट्रिक है, कंप्लीशन ईयर आपने 2019 में मैट्रिक की है, 18 में की है, 16 में की है, 21 में की है, 20 में की है, जब भी की है वो आप यहाँ पे ईयर लिख देंगे। नीचे है इंस्टीट्यूट नेम, जिस अदारे से आपने मैट्रिक की है उस अदारे का नाम लिखें। नीचे है परसेंटेज, मतलब मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए थे वो आप परसेंटेज लिखेंगे। अगर परसेंटेज नहीं पता तो रिजल्ट कार्ड पे लिखिए। उस परसेंटेज को भी आप लोगों ने अशारिया में नहीं लिखना। अगर 90.9 है तो आप लोगों ने 91 परसेंटेज कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह उसको भी आपने अशारिया में नहीं लिखना। नीचे इंस्टीट्यूट, जिस अदारे में आपने मैट्रिक की है वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट का था तो वो आपने सिलेक्ट कर देना है। नीचे है ईयरली एक्सपेंस, मतलब आपका सालाना खर्चा कितना होता था जब आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट थे, तो आप यहाँ पे अपना पुट कर सकते हैं। जितना भी आपका खर्चा बनता था वो आप यहाँ पे अपना पुट कर देंगे। और उसके बाद है स्कॉलरशिप रिमिशन अमाउंट पर ईयर। अगर तो आप मैट्रिक में कोई स्कॉलरशिप ले रहे थे तो उसकी अमाउंट आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, अगर नहीं ले रहे थे तो कोई इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे है इंटरमीडिएट, आपने कब कंप्लीट की, उसी तरह किस अदारे से की उसी तरह नाम लिखना है। परसेंटेज कितने मार्क्स आए हैं वो लिखने हैं। इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट था या गवर्नमेंट था वही आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। और जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे तो आपका साल का कितना खर्चा होता था वो आप लोगों ने लिखना है। और स्कॉलरशिप अगर आप ले रहे थे कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो वो आप लोगों ने लिख देनी है अमाउंट उसकी, नहीं ले रहे थे तो इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। बैचलर इफ एप्लीकेबल, अगर तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या अभी आप BS कर रहे हैं, मतलब आपके अभी BS की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो इस सारे फॉर्म को आप खाली छोड़ सकते हैं। मतलब बैचलर वाला जो ये खाना है ये सारा आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कर लिया है, आप MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को इसको भी फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एजुकेशन एक्सपेंडिचर, मतलब तलीम का खर्चा। करंट एक्सपेंस ऑन एजुकेशन, मतलब अभी जो आप तलीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की उसमें आपका कितना खर्चा हो जाता है। तो ईयरली ट्यूशन फी, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फी है साल की वो कितनी है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम चलता है और आपकी 30,000 फीस है तो आप उसको 2 से ज़रब देंगे तो 60,000 आपकी ईयरली ट्यूशन फी बन जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे सालाना ट्यूशन फी लिखनी है, ना कि सेमेस्टर की लिखनी है। नीचे ईयरली हॉस्टल फी, अगर आप हॉस्टल यूज करते हैं तो आप लोगों का जो हॉस्टल का किराया होता है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, साल का, एक महीने का नहीं साल का लिखना है। याद रखिएगा अगर आप ईयरली हॉस्टल फी लिखेंगे तो आपको हॉस्टल का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जिस आप हॉस्टल में क्या पदीर है। तो इसलिए जो चीज़ आप यहाँ पे फिलअप करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको साथ लगाना पड़ेगा, तब भी जाके ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद है ईयरली मैसिंग एक्सपेंसेस, यानी आप साल में कितना खा पी जाते हैं। मतलब अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो साल में कितना आप खर्चा कर लेते हैं खाने पीने पर, वो आप लोगों ने लिख देना है। उसके नीचे है टोटल एक्सपेंडिचर, इन तीनों को मिलाकर जितना खर्चा हो गया टोटल वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद है इफ़ यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर अनदर ऑर्गेनाइजेशन देन प्लीज प्रोवाइड द डिटेल। अगर तो आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो आप लिखेंगे, अगर नहीं ले रहे हैं तो इनको खाली छोड़ देंगे। लिखेंगे क्या टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, अगर ले रहे हैं तो कितनी अमाउंट ले रहे हैं, नेम ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से ले रही हैं, एहसास की ले रहे हैं, इसी तरह आप बैतुल माल से ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसका आपने नाम लिख देना। उसके बाद टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप लोगों ने वो टाइप सिलेक्ट करनी है कि वन टाइम एक टाइम ही क्या लेनी होती है, मंथ में लेनी होती है या ईयरली, साल बाद मिलती है, महीने बाद मिलती है या सिर्फ जिंदगी में एक दफ़े मिलती है, तो वो भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना अगर ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंज्यूमर नंबर, ये आपका जो बिल होता है उसके ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ से आप ये कंज्यूमर नंबर लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंपनी नेम, कंपनी का नेम लिखेंगे। दादा का ये लेस्को जो है ये वाली कंपनी चल रही है पंजाब में, तो जो भी कंपनी आपके नज़दीक है वो आप जहाँ से आपकी मतलब बिजली आ रही है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे कंज्यूमर नेम ऑन बिल, मतलब जो आपका मीटर लगा हुआ किस नेम पे लगा हुआ है, तो वही कंज्यूमर नेम होता है ऑन बिल, उसका नेम आप लोगों ने लिख देना, बिल पे लिखा भी होता है। नीचे है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, मतलब जो बिल है आपके घर का, जो बिल आ रहा मीटर जो लगा हुआ है उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, मतलब आपके अब्बू हैं, आपकी अम्मी हैं या कोई और है, तो जो भी है आप लोगों ने यहाँ से वो सिलेक्ट कर देना। फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, लैंडलॉर्ड, अदर कुछ भी है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड नीचे है इफ़ नो बिल देन गिव रीजन, मतलब आपका बिल नहीं आता, इसकी वजह क्या हो सकती है कि आपकी बिजली ना लगी हो, आप किसी बैकवर्ड के इलाके में रहते हो जहाँ पे बिजली हो ही ना, बिजली की सहूलत ही ना हो, मतलब आपको बिल आता ही ना हो। जब बिजली नहीं होगी तो बिल ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप क्या लिखें, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मतलब मेरा एक गरीब खानदान से ताल्लुक है, हम बैकवर्ड इलाके में रहते हैं तो हमारे पास बिजली की सहूलत नहीं है, इसलिए हमें बिल भी नहीं आता। तो ये आप लोगों ने 3-4 जुमलों में लिख देना है अगर नहीं आता तो। बाकी फिर आप नहीं फिलअप करेंगे, बस यही फिलअप करेंगे, ऊपर वाला कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आता। उसके बाद है एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, मतलब अप्रैल से सितंबर तक जितने भी यूनिट्स आपके आए हैं, मतलब उनको आपने जमा करना है। 6 मंथ के यूनिट है, उनको जमा करना है, 6 पे डिवाइड करना है, जो एवरेज आएंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक हो गया। और ये आपकी असल में एवरेज ही है, जो मैथ में आप एवरेज कैलकुलेशन करते हैं वही है कि 6 मंथ का जो बिल है उसके यूनिट्स उनको जमा करें, 6 पे डिवाइड करें, तो आपका जवाब आएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। नीचे है फैमिली के बारे में, फैमिली आउंड ट्रांसपोर्ट, मतलब फैमिली के पास अपनी ट्रांसपोर्ट क्या है, कार है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, पिकअप है, ट्रक है या नील है। अगर कुछ भी नहीं तो नील को टिक करेंगे, अगर कुछ है तो यहाँ से आपने ऊपर से टिक कर देना है। उसके नीचे है मेक एंड मॉडल, आप यहाँ से जो भी टिक कर रहे हैं, मतलब कार टिक कर रहे हैं या रिक्शा टिक कर रहे हैं, कुछ भी टिक कर रहे हैं, तो उसका आपको मॉडल बताना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक हो गया। और वो किस साल बनी है, ये 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर आप नील टिक करेंगे तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे है प्रॉपर्टी टाइप फैमिली हाउस, मतलब आपका जो घर है, आप जहाँ पे रहते हैं वो एरिया मरला, वो कितने मरले में है। ठीक है, तो ये आपने अपना घर का मतलब मरला जो है वो यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस लोकेशन वो किस जगह पे, ये आप लोगों ने लिखना है। नीचे है अप्रोक्सीमेटली मार्केट वैल्यू इन रुपीज, अगर आप आज आपको खुदा न खास्ता वो घर बेचना पड़े तो वो मार्केट में कितने का बिक जाएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। नीचे है प्रॉपर्टी टाइप शॉप, मतलब आपकी अगर कोई दुकान है तो आप लिखेंगे वो दुकान कितने मरलों में है, किस जगह पर है, अगर वो बेचनी पड़े तो उसकी कीमत कितनी होगी, और अगर ये नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। नीचे है प्रॉपर्टी टाइप लैंड रेजिडेंशियल प्लॉट, ठीक है, मतलब आपकी कोई ज़मीन है, आपका कोई प्लॉट है, तो उसका आप लिखेंगे तो कितने मरले में है और उसकी जगह कौन सी, और अगर उसको बेचना पड़े तो वो कितने की बिक जाएगी। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। ठीक है, तो आप कितने लोग हो, आप कितने बहन भाई हो। ठीक है, एक आप हैं, आपके अलावा भी कोई हैं, तो सारों को टोटल करके अपने आप को भी काउंट करके टोटल आपने यहाँ पर लिख देना है। ये नहीं कि आप अपने आप को छोड़कर बाकियों को लिख देना, बल्कि टोटल यहाँ पे लिखने हैं। नीचे है सिबलिंग 1, तो सिबलिंग 1 का यहाँ पे आप नेम लिखेंगे अगर है तो, अगर तो कोई अकेला है तो वो तो मतलब आप यहाँ पे 1 लिख देगा और नीचे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हैं तो आप यहाँ पे उनका भी बताएंगे। सिबलिंग 1 मतलब आपका जो बहन भाई नंबर 1 है उसका नेम लिखें, वो टाइप क्या है, मतलब स्टडिंग कर रहा है, उसके बाद अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एट होम है, मतलब घर पे ही होता है, पढ़ रहा है या बेरोजगार है, कोई रोजगार करता है या कोई मुलाजिम है, कुछ भी है वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लास इफ स्टडी, अगर तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया कि स्टडिंग है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लास बतानी पड़ेगी किस क्लास में पढ़ रहा है, फिर उसकी एज आप बताएंगे, उम्र कितनी है, फिर अगर वो पढ़ रहा है या जॉब कर रहा है तो इसका जॉब कर रहा है तो कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर वो जॉब नहीं कर रहा पढ़ रहा तो उस अदारे का नाम यहाँ पे लिख देंगे। नीचे मंथली इनकम
इफ़ इन जॉब आर ईयरली एक्सपेंसिव स्टडिंग। अगर वो जॉब कर रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने उसकी तनख्वाह लिखनी, सैलरी लिखनी है, माहाना सैलरी वो कितनी ले रहा है। और अगर वो पढ़ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने ईयरली एक्सपेंसेस लिखनी है कि साल के उसके कितने खर्चे हो जाते हैं, साल में कितना खर्चा कर ले। उसके बाद सिबलिंग 2 इसी तरह अगर किसी का है तो लिखेगा, नहीं है तो छोड़ देगा। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे पहला खाना फिलअप करना है उसी तरह दूसरा खाना फिलअप करना है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि वो स्टडिंग कर रहा है तो आपको एक फॉर्म, जो कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, वो फॉर्म फिलअप करके जिस अदारे में वो पढ़ता है उसके प्रिंसिपल साहब से उस पर सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। और अगर वो एम्प्लॉयड है, जॉब करता है, तो जिस कंपनी में जॉब करता है वहां से उसके सिग्नेचर होंगे, मतलब वो वाला भी यही डॉक्यूमेंट आपको साथ लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे इसी तरह ही हैं। अगर किसी के जितने भी बहन भाई हैं वो सारे लिख देगा। नीचे आते हैं लोन टेकन बाय योर फैमिली। आपके खानदान ने अगर कोई कर्जा लिया है, बैंक से लिया है या किसी और एजेंसी से लिया है, किसी आपके अब्बू के जो दोस्त हैं उनसे ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, किसी से भी अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो वो आप लिखेंगे। तो लोन का मतलब है कर्जा, गिवन बाय मतलब जिससे आपने कर्जा लिया वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। बैंक से लिया, किसी दोस्त से लिया तो उसका आप नेम लिख देंगे। नीचे रिलेशनशिप है, उसका आपके साथ तल्लक क्या वो आप लिखेंगे। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना, ना ही अपने अब्बू का लिखना, जिससे कर्जा लिया गया है उसका इधर आप लोगों ने नंबर देना है। और उसके नीचे है लोन पर्पस, मतलब कर्जा किस मकसद के लिए लिया गया था। और ये आप लोगों ने 25 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना। नीचे वाले खाने में आप लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं कि मेरी जो यूनिवर्सिटी की फीस थी पहले सेमेस्टर की, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पहले सेमेस्टर में तो मिलेगी नहीं, दूसरे सेमेस्टर से आपको मिलेगी, तो आप लिख सकते हैं कि अगर मतलब आपने पहले सेमेस्टर की फ़ी पे करनी थी इसलिए आप लोगों ने कर्जा लिया, ठीक है। इसी तरह घर में किसी की शादी हो सकती है, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने कर्जा लिया। तो कोई भी मसला मसाइल हो सकता है तो आप 25 अल्फाज से कम 25 अल्फाज से ज़्यादा नहीं, उससे कम अल्फाज में लिख सकते हैं। नीचे बैलेंस लोन, कितना आप लोगों ने कर्जा लिया ये लिख देना है। नीचे आपने लिखना है एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्लीज डू नॉट राइट मोर देन 25 वर्ड। मतलब आप कुछ और कहना चाहते हैं, 25 अल्फाज से ज़्यादा ना लिखें, कुछ और कहना चाहते हैं और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिख दें। मतलब इस तरह लिखेंगे मेरा ख़ानदान जो है वो गरीब है और हम बहन भाई ज़्यादा हैं, मेरे वाला साहब अकेले हैं जो काम करते हैं, तो हमारी जो फ़ीसें हैं वो अदा नहीं हो सकती, तो हमें स्कॉलरशिप की साथ ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप ये ज़रूर मिल जाएगी। एक और बात, जब आप ये फिलअप सारा कर लेंगे, यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर अक्सर चीज़ें हैं जो आप लोगों ने छोड़नी है, जैसे कि मतलब छोड़नी लाजमी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने छोड़नी है, कुछ ने लिखनी है। तो जिन्होंने छोड़नी है उनका एक तरीका है, ये नहीं कि वो आप छोड़ देंगे तो वो लिखेंगे नहीं, तो इस तरह आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे ये गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी, अगर तो है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ से NA, ये N लिखना है और साथ में आप लोगों ने ये स्लैश लगा के और ये A लिख देना। तो ये NA, जैसे कि ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा था, ये NA, इस तरह आप लोगों ने ये NA कर देना। जहाँ पे भी आप लोगों ने मतलब कुछ नहीं ना लिखना, वहाँ पे NA करना, क्योंकि ये सारे फॉर्म जो है ना ये फिलअप करना ज़रूरी है, चाहे वो हैं चाहे नहीं है। तो जहाँ पे नहीं है आप लोगों ने NA कर देना, मतलब नॉट एप्लीकेबल। और जहाँ पे NA नहीं हो रहा, मतलब कीमतों में कोई चीज़ लिखनी है और आपकी है नहीं, जैसे कि प्रॉपर्टी शॉप है, दुकान नहीं है, तो उसकी वो पूछ रहे हैं कि अमाउंट कितनी, तो आप लोगों में NA वहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, बल्कि आप लोगों ने क्या करना, 0 लिखना है। इस तरह आप उन्हें फॉर्म को ये मुकम्मल फिलअप करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे जो ऑप्शन है अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करना, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको ये सीरीज़ की थोड़ी सी वैल्यू बता देता हूँ। मैंने पहले इसकी 3 वीडियो हो चुकी हैं। पहली वीडियो के अंदर सारे आपको डॉक्यूमेंट बताए थे, जो डॉक्यूमेंट साथ लगने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें और सारे डॉक्यूमेंट को अपने को रेडी करें, ठीक है। आप ये फॉर्म के बाद भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, 15-20 दिन तक, महीने तक भी करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आपको उनको सबमिट करवाएं। तो वो तब होंगे जब आप पहले वो वीडियो देखेंगे और आपके पास वो डॉक्यूमेंट पहले से रेडी होंगे। उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर उन्हीं डॉक्यूमेंट की एक चीज़ है जो इस मतलब दिया स्कॉलरशिप की अपनी ज़ाती चीज़ है। वो 2 फॉर्म है जो मैंने आपको पहले बताए भी हैं कि आप लोगों ने अपने भाई के मतलब अदारे से उनके सिग्नेचर करवाने होते हैं। एक वो है और एक आपका अपना होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि आप वाकई उधर पढ़ रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने उसके सिग्नेचर करवाने होते हैं, तो उस फॉर्म पे। तो वो 2 फॉर्म है सेकंड वीडियो में। तीसरी वीडियो में ये है। चौथी वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, और 5वीं वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, और 6ठी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने
दिया स्कॉलरशिप के पैसे कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं। तो ये थी मेरी दिया स्कॉलरशिप की सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो गरीब लोग हैं और वो तलीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको आप इस स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर गाइड करें और उनके साथ ये वीडियो भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।